अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। सबसे पहले जिक्र करेंगे पीडीएम के पेशावर जलसे का, जिसको मंसूख करने से अपोजिशन ने इनकार कर दिया है। हुकूमत जलसे की इजाजत देने से इनकार कर चुकी है। अपोजिशन का जलसे पर इसरार है। पेशावर के रिंग रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पीडीएम के कायदीन कहते हैं हुकूमत इजाजत दे या ना दे, जलसा तो जरूर होगा। खबरदार किया कि रास्ता रोका गया तो इसी मुकाम पर धरना देंगे। हुकूमत ने भी इंतबाह दे दिया है कि जलसे से कोरोना फैला तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हुकूमत का इनकार है और ऐसे में अपोजिशन का जलसे पर इसरार है। हुकूमत इजाज़त दे या ना दे, जलसा तो होगा। पीडीएम की क़यादत डट गई है। पेशावर का रिंग रोड है, यहाँ पर जलसे की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। 22 तारीख को जलसा होना है। रास्ता रोका गया तो इसी मकाम पर धरना दिया जाएगा। पीडीएम कायदीन ने ये इंतबाह कर दिया है, जलसे से कोरोना फैला तो कार्रवाई होगी, जबकि केपी हुकूमत ने भी ऐसी वार्निंग दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीडीएम के जलसे में रुकावटें ना डालने का इंदिया दे दिया है, ताहम जलसे को अवामी सेहत और मईशत के लिए खतरा करार दे दिया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। पीडीएम के पेशावर में जलसे की हुकूमत तो इजाज़त देने से इनकारी है, मगर इसको रोकने के लिए कोई इक़दामात भी नहीं कर रही। अवामी इज्तिमा से वज़राओं को फिक्र भी है। कहते हैं कि जलसे के बाद कोरोना सूरत हाल अबतर हुई तो कार्रवाई करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो शहीद हो गए। हमारे बच्चों के स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी को इकोनॉमिक हिट आ रही है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर जलसा हो रहा है तो ये बदनीयती है और ये पेशावर के लोगों के साथ जुल्म है। हेल्थ प्रोफेशनल को भी पेशावर में मुतासरा अफराद की बढ़ती तादाद से फिक्र है। वो भी अपील कर रहे हैं हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की। जो सेकेंड वेव होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें जो वेरुलेंस होता है, जो इन्फेक्टिविटी होती है, जो अमवात की शरह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त जो मैं मासिस को पैगाम दूंगा वो यही होगा कि भाई जितनी आप लोग एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ रहा है। वज़ीर सेहत का कहना है कि सियासी जलसों से कोरोना सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो रही है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में औसतन कोरोना में 12% इजाफा हुआ है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। तब्दीली सरकार को किसी महाज पर आराम से नहीं बैठने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दो टोक बता दिया। कहा, हमारे नज़दीक ये हुकूमत सबसे बड़ा खतरा है। इनसे जान छूट जाए तो कौम शिफायाब हो जाएगी। महाज पर हमने उनको आराम से नहीं बैठने देना। हुक्मरानों के ख्वाब परेशान होंगे और उनके होश उड़ेंगे। हम समझते हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये चोरी के मैंडेट की नुमाइंदा है। लोगों को चोर कहते हैं, खुद चोरी के जरिए इक़्तिदार पे आए। मुल्क में एक नाजायज और नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी सतह पर तहरीक जोबन पर है। गुजरांवाला से जिन बड़े जलसों का आगाज किया गया था, कल यहाँ पेशावर में अज़ीमुश्शान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से, नाजायज हुक्मरानों की तरफ से, ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नज़दीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए, कौम शिफायाब हो जाएगी। अब एक ट्रंप तो चला गया, अब हमने पाकिस्तान के ट्रंप को भी इसी तरह हटाना। घर की तकरीब में कोरोना से बचाव के इक़दामात और अवामी जलसे के लिए कुछ और अलग ख्यालात। कोरोना की खतरनाक लहर के बावजूद अपोजिशन पेशावर में जलसा करने की तैयारियां कर रही है। वजीर आजम और वज़रा ने अपोजिशन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना सियासत करार दे दिया। हमारा आवाम का जिंदगी और सेहत इस वक्त खतरे में है। जुबां पर फिक्र अवाम की, मगर परवाह है क्या सिर्फ अपनों की जान की। मेहमान कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूर दिखाएं, वरना आपको बिलावल हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये एसओपीज हैं बिलावल की बहन बख्तावर की मंगनी के प्रोग्राम के लिए, मगर जलसों में जैसे दिल चाहे आए और कोरोना साथ ले जाएं।
जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है, कोरोना को भगाता है। हुकूमती टीम ने भी ट्विटर पर मोर्चे संभाले। शहबाज गिल ने लिखा, अपनी जाने तो बहुत अजीज है तुम्हें। ये है वो फिरौनियत, वो जालिमाना सोच जो अवाम को कमतर समझते हैं। अगर आप किसी को कोरोना मुंतकिल करते हैं जानबूझकर, ऐसी सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करके, और उसकी जान जाती है, तो आप उसकी जान जाने के जिम्मेदार हैं। आप पे वो मुकदमात होंगे, जारी बात है। असद उमर ने लिखा, शायद ये पेशावर के अवाम से बदला लेना चाहते हैं। शहजाद अकबर ने बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, निजी महफिल में जाने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी, लेकिन अवाम को खुलेआम कोरोना बांट रहे हैं। वाहरी सियासत। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर पेशावर जलसे के शुरका का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो उसी मकाम पर धरना दे दिया जाएगा। हुकूमत जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले, जलसा होकर रहेगा। अगर उनका रास्ता रोका गया, अगर सड़क बंद कर दी गई, अगर कंटेनर खड़े किए गए, तो फिर हमारे कारकुन वहीं सड़क बंद करके वहीं धरना दे दे, वहीं जलसा शुरू कर दे। तुम्हें रोकना है तो पूरी कुव्वत इस्तेमाल करो, रोकने की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने चाहा हम हर हाल में जलसा करके रहेंगे। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद पेशावर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां, कायदीन के लिए बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। डीजे बट सेटेलाइट से साउंड सिस्टम कंट्रोल करेंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। पेशावर में मुत्तहिदा अपोजिशन इतवार को पेशावर रिंग रोड पर ताकत का मुजाहिरा करेगी। अपोजिशन जलसे के मुख्तलिफ इंतजामात जारी हैं। रिंग रोड कबूतर चौक पर कायदीन के स्टेज के लिए कंटेनर्स पहुँच गए। साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी डीजे बट के सपोर्ट। 1.5 किलोमीटर दूर तक हमने लाइन रे सीरीज़ के 300 से ऊपर स्पीकर्स लगा रहे हैं। उसके साथ साथ कोबरा की बेसिस हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो पाकिस्तान में सबसे जदीद साउंड सिस्टम है वो इंशाल्लाह ताला मुतारिफ करवाया जा रहा है, और वो सारा कुछ सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। अपोजिशन के जलसे के लिए पेशावर पुलिस ने भी प्लान तैयार कर लिया। मॉनिटरिंग रूम भी कायम। तकरीबन 4,500 पुलिस अफसरान और जवान वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम के कुछ रहनुमा आज और कुछ कल पहुंचेंगे। कैमरामैन ज़काउल्ला और साथी रिपोर्टर शाहबुर रहमान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 42 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 2,800 से ज़ायद अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 तक पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने लगी। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 7,603 तक पहुंच गई। मूजी वायरस गुज़श्ता 24 घंटों में 42 अफराद की जिंदगियां निकल गया। नई लहर में ये अमवात की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है। आखिरी बार 24 जुलाई को 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। गुज़श्ता रोज मुल्क में मजीद 2,843 कोरोना केसेस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 34,974 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक मार्च से अब तक 3,71,508 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,28,931 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी, यानी सेहत याब होने वालों की शरह 88.5% है। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,122 मरीज जेर इलाज, जबकि 240 अफराद वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। कोरोना की नई लहर को कंट्रोल करने के लिए कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। शहरियों को मास्क लगाना भी लाजमी होगा। घरों में तकरीबात पर पाबंदी होगी। रात 10 बजे कारोबार बंद करना होगा। मजीद जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों ने एहतियात का दामन क्या छोड़ा, कोरोना ने वार तेज कर दिए। शहर के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज शुरू कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खयाबान मोमिन स्ट्रीट 5, खयाबान बादबान स्ट्रीट 6, बात आइलैंड स्ट्रीट 12 और खयाबान इत्तेहाद स्ट्रीट 35 में भी कोरोना केसेस बढ़े तो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। अगर हुकूमत ने इस इलाके को देखकर
पता किया है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर मैं हुकूमत के साथ देता हूँ। मास्क लगाओ, एक दूसरे से दूर बैठो, कोरोना से बच जाओ तो अच्छी बात है। कमिश्नर कराची के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन में 3 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। एक्टिव केसेस वाले इलाकों में मास्क लगाना भी लाजमी करार दिया गया है। घरों में तकरीबात करने पर भी पाबंदी है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव की वजह से शहर भर में रात 10 बजे के बाद कारोबारी मराकिज बंद करने के अहकाम किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो कराची के ज़िला वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। मखसूस इलाके 14 रोज़ के लिए सील किए गए हैं। कौन कौन सी कॉलोनियाँ, गलियाँ शामिल हैं, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सेंट्रल के जो है 26 मखसूस इलाके हैं जिनमें जो है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका निफाज कर दिया गया है। अजीजाबाद है, अलीबाद है, करीमाबाद है, यासीनाबाद है, इसके अलावा दस्तगीर है, नाजाबाद है, असगर स्टेडियम वाला इलाका है, शादमान टाउन है, नॉर्थ कराची है, मुस्लिम टाउन है, फिरदौस कॉलोनी है। इन तमाम इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर उसका मजरामत किया जाएगा। हुकूमत सिंध जो है कराची वालों से गुजारिश कर रही है बगैर मास्क से जो है वो घर से ना निकले। अब जो है बाकायदा जो है जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उन शहरियों के खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को जो है कोरोना वायरस से बचाया जाए। जो 26 इलाके हैं जैसे सेंट्रल के, यहाँ पर तेजी से जो है कोरोना वायरस की जो है केसेस सामने आ रहे थे। इसके बाद जो हुकूमत सिंध ने इकदाम उठाए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जो है जैसे सेंट्रल 26 मखसूस इलाकों में जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, मोहम्मद अली हफीज़ हमें आगाह कर रहे थे। कराची के ज़िला वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। मखसूस इलाके 14 रोज़ के लिए सील किए गए हैं। बता रहे थे कि ज़िला वस्ती के 26 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मखसूस इलाके 14 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर सील होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो इलाके जिनमें ये स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा उनके बारे में हम आपको बता दें कि अजीज़ाबाद इसमें शामिल है, अलीबाद शामिल है, करीमाबाद, यासीनाबाद के इलाके बंद रहेंगे। दस्तगीर का इलाका है, नाज़माबाद, असगर अली शाह स्टेडियम, शादमान टाउन सील होंगे। नॉर्थ कराची, मुस्लिम टाउन, फिरदौस कॉलोनी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। गुलशन मेमार और सुरजानी टाउन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। गडाप टाउन के 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। सिंध के तालीमी इदारों में 2 माह के दौरान 2005 कोरोना केसेस सामने आए हैं। कराची के जिला शर्की के तालीमी इदारों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। 2 माह के दौरान सिंध के तालीमी इदारों में 2005 कोरोना केसेस सामने आए। कराची के जिला शर्की के तालीमी इदारों में कोरोना के सबसे ज्यादा 320 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला सेंट्रल के तालीमी इदारों में 245 केसेस सामने आए। हैदराबाद के तालीमी इदारों में 240 अफराद मुतासिर हुए। तालीमी इदारों में सबसे ज्यादा तलबा और असातिज़ा मुतासिरीन में शामिल हैं। सिंध में 1519 सरकारी और 446 निजी तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस सामने आए। प्राइमरी स्कूल के 258 बच्चे और मिडिल स्कूल्स में 38 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। तो सिंध में सर्दी में तालीमी इदारे बंद ना किए जाएँ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तजवीज़ पेश कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस में SOPs को मज़ीद सख्त करने का भी फैसला किया गया है। तालीमी इदारों से मुतालिक NCOC के 23 नवंबर के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। महकमा तालीम के फैसलों से NCOC को आगाह भी किया जाएगा। इजलास में कहा गया है कि जो स्कूल ऑनलाइन तालीम देना चाहें दे सकते हैं, तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फैसला ये हुआ है कि सिंध में सर्दी में तालीमी इदारे बंद ना किए जाएँ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ये तजवीज़ पेश कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस में SOPs को मज़ीद सख्त करने का भी फ़ैसला किया गया है। तालीमी इदारों से मुतालिक NCOC के अलबत्ता 23 नवंबर के इजलास में इस बारे में हतमी फ़ैसला भी हो जाएगा। सूरत हाल संगीन होती जा रही है। सिंध हुकूमत ने भी स्कूल्स की बंदिश का इशारा दे दिया है। तर्जुमान वज़ीर आला तैमूर तारपुर का कहना है कि केसेस काबू में नहीं आए तो स्कूल बंद करने पड़ सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए फिगर्स और बढ़े ना, पर अगर ये नहीं कंट्रोल में आते और लोग अगर ख्याल नहीं कर रहे
तो मजबूरन हमें स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। कल मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट लॉकडाउन भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ये भी हो रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है पर स्मार्ट लॉकडाउन, और दूसरी तरफ SOPs को भी फॉलो कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं कि कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ने कोरोना का तोड़ ढूंढ निकाला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों में बेहतरी देखने में आई है। इंजेक्शन कोरोना से सेहतियाब मरीजों के प्लाज्मा से बनाया गया है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। डाउ यूनिवर्सिटी कराची ने कोरोना का जोर तोड़ने के लिए इंजेक्शन तैयार कर लिया। डॉक्टर शौकत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीज पर दवा के ट्रायल का तजर्बा कामयाब रहा। इंजेक्शन लगने के बाद कोरोना के मरीज में बेहतरी नजर आई। शदीद बीमार मरीजों में इंजेक्शन से रिकवरी 100% रही। इंजेक्शन कोरोना से सेहतियाब मरीजों के प्लाज्मा से बनाया गया। डाउ यूनिवर्सिटी ने इंजेक्शन बनाने का ऐलान अप्रैल में किया था। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इसी पर बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन करने की तजवीज़ है? देखिए जी, इसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारे जो पॉजिटिविटी और हमारे जो केसेस में काफ़ी ज़्यादा कराची में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद हमने ये स्टेप्स लिए हैं और आज 12 बजे तक हमने ये नोटिफाई कर दिया है। सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन हमने जो किया है जी ईस्ट, वेस्ट और साउथ में, और उसके अलावा जो कोरंगी और सेंट्रल में, और जो हमने माइक्रो लॉकडाउन है वो है कोरंगी और मलीर में। तो इसकी जी जरूरत पेश आई थी बिकॉज केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे और हमने SOPs पे भी अमल दरामद काफी सख्त कर दिया है। अच्छा सर, जिस तरीके से अब ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो डेज और ड्यूरेशन भी बताइएगा और किस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि अगर SOPs फॉलो नहीं की गई तो फिर उसके ऊपर क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो है जिसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसपे मेरे ख्याल में कराची ने इसमें हमेशा लीड भी ली, और ये हमने लास्ट अप्रैल में जब बहुत ज्यादा कोविड था और एज कमिश्नर मैंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया था कि मास्क के बगैर कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा, और जो निकलेगा उसके खिलाफ, उस वक्त हमारे पास कोई कानून नहीं था कि हम उस पर जुर्माना कर सकते, लेकिन हमारे पास कानून है और इस वक्त मेरे ख्याल में हमने सबसे ज्यादा जुर्माने लोगों पे किए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। सबसे पहले जी मास्क, ये सब लोगों से है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स का यूजेज है, सुपरमार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल है, तो इन सब पे जी हमारी SOPs पे हमने कहा है कि अमल दरामद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी समा से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के मौके पर मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड इंसानों से भर गया। कई अफराद ने इर्द गिर्द की सड़कों पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखिरत, कारकुन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुँचे। फलक शगाफ नारों, आहों और सिस्कियों के साथ अपने कायद को अलविदा कहा। चौक यतीम खाना से जस्दे खाकी को मीनार पाकिस्तान तक लाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद काफिले की सूरत में एम्बुलेंस के साथ साथ चलती रही। हर तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज सुनाई दी। जस्दे खाकी मीनार पाकिस्तान पहुंचा तो ग्राउंड में लोग ही लोग थे। मुंतजमीन ने मैयत को ग्रेटर इकबाल पार्क में ले जाने की बजाय आजादी फ्लाईओवर पर ही रहने दिया और वहीं से इमामत कराई गई। नमाज जनाजा अल्लामा खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी ने पढ़ाई।
इस मौका पर ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक के नए सरबराह मरहूम के साहबजादे अलामा साद रिजवी होंगे। अलामा खादिम रिजवी की तदफीन चौक यतीम खाना में वाक़ मदरसा सैयदना अबूजर गफ्फारी के अहाते में की गई। कैमरा टीम और रिपोर्टर दानिया उमर और मोहम्मद कुर्बान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। रॉकेट हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अफगान अमन अमल खराब करने वालों से चौकन्ना रहना होगा। हमारे सियासतदानों के बारे में सच क्यों लिखा? झूठा, साजिशी और रियासती दहशतगर्द भारत बाराक ओबामा की किताब पर सीख पा हो गया। साबिक अमरीकी सदर की नई किताब में लिखे गए हकायक पर भारतीय वकील ने उत्तर प्रदेश की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, क्या कहा है दरखास्त में? देखिए, बाराक ओबामा की नई किताब है प्रॉमिस्ड लैंड में जो उन्होंने हकायक और भारतीयों को जो उसमें आईना दिखाया है उसके ऊपर जो है वो बुरा मान गए। और भारतीय वकील ज्ञान प्रकाश शुक्ला है जिन्होंने साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। भारतीय वकील ने मौके पर तैयार किया है कि बराक ओबामा ने कलमबंदी की गई अपनी याददाश्त में भारतीय रहनुमाओं की तौहीन की है। पुलिस साबिक अमरीकी सदर से भारतीय सियासतदानों की तौहीन की तहकीकात करे। साथ ही साथ वकील की जानिब से भी कहा गया कि बाराक ओबामा ने भारतीय सियासतदानों के चाहने वालों के जज्बात मजबूर किए हैं और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की लाल कुंज सिविल अदालत में 1 दिसंबर को मुकदमे की समाप्त होगी। साबिक अमरीकी सदर ने अपनी किताब में भारतीय मुस्लिम और भारतीय पाकिस्तान दुश्मनी पर हकायक से पर्दा उठाया था और बाराक ओबामा ने किताब में भारत में हिंदू जुनूनियत, इंतहापसंदी के प्रचार को भी उजागर किया था। और ये तमाम चीजें जो है वो भारत को बहुत बुरी लगी और बराबर तौर पर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया गया। ठीक है उस्मान खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान से एक और आज़ाद रुकन हाजी शाबेग तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। GBA 15 में JUI ने हाजी शाबेग को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद अब 16 हो गई है। दूसरी तरफ PP के कारकुनान ने मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। टायर जलाए गए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का इल्ज़ाम है कि हल्का 2 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में PTI उम्मीदवार को ज़बरदस्ती कामयाब कराया गया है। बिलावल भुट्टो के मुंह से इनकलाब की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनकलाब तो खुद बिलावल के खिलाफ आना चाहिए। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ को अपनी वजारत उज़्मा जाने की फिक्र है, लेकिन उनके 57,000 काउंसलर्स निकाल दिए गए, उनका कोई ख्याल नहीं। कि दुनिया का आज रहने वाले लोगों में, शहरों में बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार है, बदतरीन ट्रांसपोर्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़ेब नहीं देता कि वो PDM के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इनकलाब की बातें करें। इनकलाब उनके खिलाफ आना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो वफाकी हुकूमत पर उंगली उठाए, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत 12 सालों से उनकी है। PTI की हुकूमत के आने के बाद मुल्क में डेमोक्रेटिक कू हो गया है। डेमोक्रेटिक कू जो जमहूरी शब खून मार दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अपने निकाले जाने पे मुझे क्यों निकाला। उनकी बेटी साहिबा भी तकरीर करती हैं PDM का इलाज चल रहा है। मुझे हैरत होती है कि उनके 57,000 काउंसलरों को PTI ने आकर निकाल दिया। ये आज तक नहीं सुना मैंने कि भाई मेरे काउंसलरों को क्यों निकाला। मौका आ गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म करो, ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लो कि कल को कोई इलेक्शन चुरा ना सके। PTI ने कराची के लिए क्या किया? 1100 अरब रुपए के पैकेज का क्या बना? वफाकी वजीर असद उमर इस बार भी कराची आए तो सवालों में घिर गए। जवाब दिया मगर बात न बनी। क्या बोला आपने जो सवाल किए? सर आपने ट्रेन की बात की, अभी तो मैंने आपको ट्रेन का कोई मुश्किल से कोई 30 सेकंड पहले बताया था। कराची आए और फिर घबराए। वजह जानने के लिए 30 सेकंड पहले क्या हुआ ये देखना होगा। सर ये मुझे बता दें KCR कहाँ चल रही थी, आप मुझे बता दें K4 किधर चल रहा था, बरसाती नालों को क्लियर करके और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी होनी, ये कहाँ हो रही थी? सहाफी ने याद दिलाया, जनाब ये मंसूबे नए तो नहीं, 21 साल पहले ही सही सर्कुलर रेलवे चलती तो थी। तो असद उमर कंफ्यूज हो गए, कहने लगे वो तो सर्कुलर रेलवे की बात ही नहीं कर रहे। सर सर्कुलर रेलवे की नहीं मैं बात कर रहा, सर्कुलर रेलवे की नहीं मैं बात कर रहा, वो उसकी नहीं मैं बात कर रहा। उसको भाई मेरी बचपन में जवानी में हम उसको लोकल कहा करते थे।
चनेसर हॉल्ट का जो स्टेशन है वहाँ से हम चढ़ते थे, स्कूल हमारा वहाँ से पास था, वो तो चल गई है। क्या KCR और कराची सर्कुलर रेलवे दो अलग अलग मंसूबे हैं? KCR की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक मॉडर्न रेलवे सिस्टम की बात करूँ, 300 अरब रुपए का मंसूबा है। सर सर्कुलर रेलवे की नहीं मैं बात कर रहा, KCR की जो मैं बात कर रहा हूँ, KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे। मगर मौसूफ वजीर ने इस एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें उतार दी। और सबको घन चक्कर बनाकर चल दिए। और टेक्निकल चोर की करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नशे की खातिर ATM मशीनों का रिकॉर्ड चोरी करने वाला टेक्निकल चोर कानून की गिरफ्त में आ गया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुल्जिम उमर फारूक कैसे वारदातें करता रहा, जानते हैं नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। नशे ने CCTV कैमरों के माहिर को चोर बना दिया, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि चंद मिनटों में ATM मशीनों की डिवाइसेस उड़ाने वाला टेक्निकल वारदातिया। उमर फारूक, जिसकी रोजी रोटी CCTV के कैमरों से चलती थी, नशे की लत लगते ही बैंकों में लगी ATM मशीन्स के DVRs और हार्ड डिस्क पर हाथ साफ करने लगा। मुतादिद वारदातों में मुलव्वस उमर फारूक को वफाकी पुलिस ने धर लिया। मुल्जिम चोरीशुदा सामान कहां बेचता और फिर क्या खरीदता था, पुलिस ने पोल खोल दिया। ATM मशीन की जो DVR थी वो भी उठा लेता था और जो हार्ड डिस्क होती थी वो भी उठा लेता था। क्योंकि ये इस चीज का कारोबार करता रहा था, इसको इसलिए जो है ना इन चीजों का पता था और टेक्निकली ये समझता था नशे का आदी है। तो इसका काम ये होता था कि जो भी इसको थोड़ा बहुत दुबई प्लाजा से जो मतलब चीजें मिल जाती थी उसमें ये बेच के तो फिर अपना नशा खरीदता था। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से पुलिस ने 20 हार्ड डिस्क और 15 DVRs बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का जिक्र करते हैं, जहां बर्फबारी के बाद आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने वादी नीलम और वादी लीपा के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतज़ामिया ने सड़कों से बर्फ नहीं हटाई, जिसकी वजह से आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। एक ट्रक बर्फ में फंसा तो पहले रस्सियों से खींचकर निकालने की कोशिश की गई, मगर कामयाबी न मिली तो ट्रक को जीप की मदद से निकाला गया। मुश्किल हालत है यहाँ पे, लोगों का रोड पे चलना भी मुश्किल हुआ है, गाड़ियाँ भी यहाँ पे चलनी बहुत ही मुश्किल है। और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई मशीनरी यहाँ पे लाई गई है और ना ही रोड को साफ़ किया गया है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर है। शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वादी काला में शहरियों ने सर्दी से बचने का हल ढूंढ निकाला है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। इतनी ठंड से कैसे बचें? सवात की सफेद वादी में रहने वालों ने हल निकाल लिया। लोहार ने हथौड़े चलाए और शहरी अंगीठियां ले आए, जिसमें जलाकर लकड़ियां यहां रहने वालों ने चैन लिया। ये अंगीठी के दरमियान में जो है ना एक पेप लगा होता है, वो जो धुआं होता है ना लकड़ी के, वो बाहर निकाल लेते हैं। कमरे भी साफ रहते हैं और कमरे भी गर्म हो जाते हैं। अब जितनी ठंड बढ़ती जा रही है, लोहार की जेब गर्म होती जा रही है। जब भी बर्फ पड़ता है तो इसके मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तो इसके बगैर यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। शहरी कहते हैं वादी में लकड़ी काटने पर पाबंदी है। यहाँ गैस फराहम करके जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इनकी मुश्किल भी हल हो सकती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम, सवात। डाउ यूनिवर्सिटी कराची ने कोरोना का तोड़ ढूंढ लिया। कोरोना मरीजों पर इंजेक्शन का तजर्बा किया गया है, जो इलाज में मौसर साबित हुआ है। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शौकत के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि डॉक्टर शौकत का क्या कहना है। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोरोना के मरीज़ों के लिए इलाज जो है, उसके लिए जो इंजेक्शन है, डाउ यूनिवर्सिटी ने तकरीबन अप्रैल में इसके ट्रायल शुरू किए थे
और वो इंजेक्शन अब तैयार हो गया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है डाउ यूनिवर्सिटी की। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शौकत मौजूद हैं। इस क्लिनिकल ट्रायल में जो प्रोग्रेस हुई है अब तक वो ये हुई है कि मई और जून के महीने में हमने तमाम रेगुलेटर्स से उनकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अपने इस क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर कराया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी से, और उसके बाद हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्री जो क्लिनिकल ट्रायल की होती है उस पर अपना क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर कराया और उसके बाद फिर बाकायदा जो है वो जून के जो मिड में हमने अपना जो है पहला पेशेंट इन्फ्यूज़ किया। अभी जो सेकंड वेव आई है कोरोना की उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और हमने जो है वो अपना ये इन्फ्यूजन जो IVIG का है जिसे हमने CIVIG का नाम दिया है, हमने इन पेशेंट को जिनको सीवियर पेशेंट कहते हैं इन पेशेंट में इन्फ्यूजन किया जिनमें हमने 100% रिकवरी मिली है। इसके अलावा वो पेशेंट जो ICU में चले गए और ICU में जाने के बाद जिन पेशेंट को हमने लगाए उन पेशेंट में हमें 60% रिकवरी मिली है। बिल्कुल, डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन की यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने गवर्नर पंजाब को क्लीन बोल्ड कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के साथ क्रिकेट खेली उन्होंने। अपोजिशन को जलसों से बाज रहने की तलकीन भी की। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस लाहौर में सजी रंगारंग तकरीब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास मुकीम नादार और मुस्तहिक बच्चे शरीक हुए। दोस्ताना मैच भी खेला गया। वजीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी ने भी बॉलिंग कराई और चौधरी सरवर को बोल्ड कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है ऑपोजिशन को समझाया जाए कि जिंदा रहे तो सियासत होती रहेगी। निगोशिएशन से, डायलॉग से अपोजिशन को एंगेज करके इस बात पर राजी किया जाए कि आप जिंदा होंगे तो सियासत भी होगी, जलसे भी होंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इमरान खान ने गरीब आदमी की मुश्किलात को सामने रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। सियासत करने में बड़ा वक्त है, हम पहले लोगों की जानें बचाएं। देखें, पहली दफा कोरोना कंटेन हुआ है, इसमें गवर्नमेंट की बड़ी जबरदस्त पॉलिसियां थी, स्मार्ट लॉकडाउन था, फिर हमारे डॉक्टर्स ने, नर्स ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तकरीब के दौरान बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा लाहौर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का कहना है कि 99 वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत था। रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ूंगा तो क्लीन स्वीप कर जाऊंगा। GHQ की पैदावार हूं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा। मोहम्मद आसिफ को एक नहीं 2 बल्ले मारने चाहिए थे। 2002 में फिक्सर्स को होटल के कमरे में बंद करके मारा। ब्रायन लारा को गेंद लगी तो मेरी सांस रुक गई थी। इलेक्शन तो मैं आज खड़ा हो जाऊं पिंडी में, स्वीप कर जाऊं, लैंडस्लाइड कर जाऊं। शेख रशीद के खिलाफ खड़े हो, जीत जाएंगे। खड़े खिलाफ किसी क्यों खड़े होना। GHQ का मैं बहुत पैदावार हूँ GHQ की। मैंने तो बचपन गुजरा GHQ में, पिंडी क्लब में, GHQ क्लब में। मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करूँ। मैं कोशिश करूँगा एनहांसमेंट करूँ। मैच फिक्सर्स जो होते हैं उनको तो पता होता है कि इस बंदे के पास पैसा नहीं है, इसकी नीड है, उसको वहीं जाके ग्रैब करते हैं। PC में मारा था, एक मैनेजर थे हमारे 2002 में, तो मैंने उनसे कहा कि सर बंदे तंग कर रहे हैं बार बार, नाम नहीं बताता मैनेजर का। तो कहते यार मना कर दो ना उनको। मैं कहा जी मैंने कर दिया मना। कहते कैसे किया मना? मैंने कुंडी लगा के, तो बड़ा ठीक ठाक मारा मैंने, कुटा ठीक ठाक कुटा। और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तकरीबन कुछ 6 महीने ऐसे गुजरे हैं जैसे कि जैसे मैं रूह ही नहीं है। अरे फैसला था पहला बैटिंग करना। 99 वर्ल्ड कप के बाद नैब ने बुलाया मुझे, मैं किसी लिए बुलाया मुझे? नहीं आपको डिसिप्लिन का मसला है। मैं क्या आउट कर रहा हूँ? हाँ जी कर रहे हैं। मैं कहता मैच जीत रहा है, तो मैं क्या मुझे पीटी करानी है आपने? डिसिप्लिन का मसला है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। अगर ये गन्स होती तो शुएब अख्तर की रफ्तार क्या होती? 170 इन गन्स में। हाँ 170। हाँ मैं 165 170 कर देता। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।